सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। अधिगम में हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, अधिगम और परिपक्वता यहाँ तक कर लिया था। आज अपना टॉपिक रहेगा अधिगम के नियम। आज का अपना टॉपिक अधिगम के नियम। जो अधिगम के नियम हैं, अधिगम के नियमों का प्रतिपादक माना जाता है थॉर्नडाइक। अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। और अधिगम के नियमों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अधिगम के नियमों को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य नियम और दूसरा रहेगा गौण नियम। पहला मुख्य नियम है, दूसरा कौन सा है? गौण नियम है। मुख्य नियम कितने रहेंगे? 3। और गौण नियम कितने रहेंगे? 5। मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। तत्परता का नियम, दूसरा रहेगा अभ्यास का नियम, जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा जाता है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तीसरा रहेगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव के नियम को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। प्रभाव के नियम को भी कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। उसके बाद आते हैं गौण नियम। गौण नियम कितने रहेंगे? 5। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, जो बहु प्रतिक्रिया है, इसे बहु अनुक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। जो मानसिक स्थिति का नियम है, इस नियम को मनोवृत्ति का नियम भी कह सकते हैं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, जो सादृश्य अनुक्रिया का नियम है, इसे आत्मीकरण का नियम भी कहा जा सकता है। और पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 गौण नियम रहेंगे और 3 मुख्य नियम रहेंगे। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अधिगम के नियमों से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम के नियमों से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तीनों मुख्य नियम इंपॉर्टेंट है और ये गौण नियम में सादृश्य अनुक्रिया का नियम इंपॉर्टेंट है। नोट किया? तो मुख्य नियम में पहला अपनाएगा तत्परता का नियम। मुख्य नियम पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है, इस नियम में इच्छा शक्ति को और संकल्प शक्ति को महत्व दिया जाता है। तत्परता में किसको महत्व दिया गया है? इच्छा और संकल्प को। कि जब बालक अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को सीखना चाहता है, तो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, बालक उसे आसानी से सीख जाता है।
जो तत्परता का नियम है ये बालक को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर है कि अधिगम का वह नियम जो बालक को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करेगा, तत्परता का नियम। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अधिगम में तत्परता किसकी ओर संकेत करता है। अधिगम में तत्परता किसकी ओर संकेत करता है? तो अधिगम में तत्परता है वो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत करता है। अगर है कि तत्परता के नियम में किस प्रकार की अभिप्रेरणा को महत्व दिया गया है, तो तत्परता के नियम में आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा को महत्व दिया गया है, क्योंकि आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा किसके साथ जोड़ी जाती है? व्यक्ति की इच्छा शक्ति और व्यक्ति की संकल्प शक्ति के द्वारा। जिसके साथ व्यक्ति की इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के साथ जोड़ी जाएगी, है ना। अभिप्रेरणा में भी एक उदाहरण आता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा एक उदाहरण है जो इंपॉर्टेंट है। तो लिखे तत्परता का नियम, इसमें इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को महत्व दिया जाता है। इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को महत्व दिया जाता है। जब बालक अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो बालक उसे आसानी से सीख जाता है। बालक उसे आसानी से सीख जाता है। इस नियम में, तत्परता के नियम में, इस नियम में आंतरिक ओब्लिक सकारात्मक अभिप्रेरणा को महत्व दिया है। अभिप्रेरणा को महत्व दिया है। सीखने में तत्परता थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत करती है। तत्परता के नियम की ओर संकेत करती है। ये तो कौन सा है? तत्परता का नियम। छोटे छोटे नियम है, आसान है, और यहां से एक पर्सन हमें पूछा भी जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, नोट करें फिर आगे चलेंगे। हो गया। उसके बाद दूसरा अपना कौन सा नियम आता है? अभ्यास का नियम है। दूसरा अपना कौन सा नियम रहेगा? अभ्यास का नियम।
जो अभ्यास का नियम है, इस नियम को मेहनत का नियम भी कहा जाता है, परिश्रम का नियम भी कहा जाता है। इसी नियम का दूसरा नाम क्या रहेगा? परिश्रम का नियम। और इसी नियम को क्या कहा जाता है? मेहनत का नियम। ये दोनों इसी के नाम है, मेहनत का नियम। जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम कार्य के दोहराव और पुनरावृत्ति पर आधारित है। अर्थात जब एक ही कार्य को बार बार किया जाता है तो वह कार्य सीख लिया जाता है। जो अभ्यास का नियम है, ये बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों और कुशलताओं को विकसित करेगा। अभ्यास का नियम है, ये छोटे बच्चों, मंदबुद्धि बच्चों और प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए या प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्धांत रहेगा। लेकिन अभ्यास का नियम है, ये बालक में रटने की प्रवृत्ति को पैदा करेगा। अभ्यास के नियम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले इतना लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो अभ्यास का नियम, इस नियम में कार्य के दोहराव या पुनरावृत्ति को महत्व दिया गया। जब एक ही कार्य को बार बार किया जाता है तो वह कार्य सीख लिया जाता है। अभ्यास का नियम बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों और कुशलताओं को विकसित करता है। कुशलताओं को विकसित करता है। यह नियम छोटे बच्चों मंदबुद्धि बच्चों व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, वे प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। अधिगम के नियम से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है।
चले आगे। यह नियम बालक में रटने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। रटने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। इस नियम को दो भागों में बांटा गया है। इस नियम को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा है? उपयोग का नियम। उपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या है कि जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करता है, अतः वे कार्य सीख लिए जाते हैं। उपयोग का नियम क्या है कि जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करता है, अतः वे कार्य सीख लिए जाते हैं। अनुपयोग का नियम क्या है कि जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं, जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में नहीं सीखता है। तो उपयोग का नियम, जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करता है, अतः वे कार्य सीख लिए जाते हैं, अतः वे कार्य सीख लिए जाते हैं। नोट करें। चलिए आगे। दूसरा कौन सा है? अनुपयोग का नियम। जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं, जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में नहीं सीखता है। उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में नहीं सीखता। उसके बाद अपनाएगा प्रभाव का नियम।
तीसरा मुख्य नियम कौन सा रहेगा? प्रभाव का नियम रहेगा। नोट किया? चले, तीसरा अपना नियम कौन सा आता है? प्रभाव का नियम। मुख्य नियम है ये प्रभाव का नियम। जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव के नियम को पुरस्कार और दंड का नियम कहा जाता है। प्रभाव के नियम को पुरस्कार और दंड का नियम कहा जाता है। एक बात यह भी याद रखना है कि पुरस्कार और दंड का बार बार अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। बेवजह से पुरस्कार दिया जाएगा, बेवजह से दंड दिया जाएगा, तो अधिगम प्रभावहीन हो जाएगा। तो बार बार पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। प्रभाव का नियम है ये वीर पूजा के निर्धारण में या आदर्श के निर्धारण में उपयोगी है, स्वयंगों के नियंत्रण में उपयोगी है, बालक की अभिरुचियों को बढ़ाने में उपयोगी है। बालक की अभिरुचियों को बढ़ाने में उपयोगी है, बालक की यादाश्त या स्मरण शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी। प्रभाव के नियम को दो भागों में बांटा गया है, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। संतोष का नियम क्या है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख शांति और संतोष की प्राप्ति होती है, उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करे। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को सुख शांति संतोष की प्राप्ति होती है, उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करेगा। असंतोष का नियम क्या है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को दुख, दर्द, कष्ट और असंतोष की प्राप्ति होती है, उन कार्यों को व्यक्ति दोबारा नहीं करता है। तो वो कौन सा नियम कहलाएगा? प्रभाव का नियम। तो इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? पुरस्कार और दंड का नियम। पुरस्कार व दंड का नियम, इसका दूसरा नाम है। पुरस्कार और दंड का बार बार, पुरस्कार व दंड का बार बार अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। यह नियम वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण में उपयोगी है। बालक की रुचि व स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। बालक की रुचियों व स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। स्वयंगों के नियंत्रण में सहायक। स्वयंगों के नियंत्रण में सहायक। प्रभाव के नियम को दो भागों में बांटा गया। प्रभाव के नियम को
दो भागों में बांटा गया है। नोट करें फिर आगे चलेंगे। चले आगे। पहला कौन सा है? संतोष का नियम। पहला कौन सा अपना? संतोष का नियम। जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को सुख शांति व संतोष की प्राप्ति होती है, उन कार्यों को व्यक्ति बार बार करता है। उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करता है। वो है संतोष का नियम। असंतोष का नियम जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को दुख, दर्द, कष्ट और असंतोष मिलता है, और असंतोष मिलता है, उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में दोबारा नहीं करता। व्यक्ति जीवन में दोबारा नहीं करता है। यह है संतोष का नियम। नोट करें। फिर गौण नियम भी करने। उसके बाद अपना आता है गौण नियम।
और गौण नियम में पहला कौन सा है? बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम। पहला कौन सा है? बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम। अब देखें, बहु का अर्थ हो गया संख्या में अधिक। बहु किसे कहेंगे? एक से ज्यादा, संख्या में अधिक। अनु का अर्थ हो गया पीछा करना, और क्रिया का अर्थ हो गया कार्य करना। तो किसी का पीछा करते हुए बहुत सारे कार्य करना ही क्या कहलाएगा? बहु अनुक्रिया कहलाएगा। इस नियम में थॉर्नडाइक क्या लिखता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। बहु क्रिया में क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो देखें, व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है, ये देखें समस्या की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समस्या की प्रकृति नई होनी चाहिए। जहां नई समस्या है वहां बहुअनुक्रिया है। व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है। और उन्हीं प्रयासों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। वो कौन सा रहेगा? बहुअनुक्रिया। नोट करें। उसके बाद अपना आता है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। जो मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम है, इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों को महत्व दिया गया है। मानसिक स्थिति में किसको महत्व दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य को और मानसिक शक्तियों, कि जब बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और मानसिक शक्तियों के प्रयोग के आधार पर किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो आसानी से उस कार्य को सीख जाता है। जब बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है, यहां से ठीक है, और इसी के आधार पर
मानसिक शक्तियों के आधार पर किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो बालक आसानी से उस कार्य को सीख जाता है। तो देखें इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य व मानसिक शक्तियों को महत्व दिया गया है। जब बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और मानसिक शक्तियों के प्रयोग के आधार पर किसी भी कार्य को प्रयोग के आधार पर किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो बालक उसे आसानी से सीख जाता है। इसके बाद आता है अपना आंशिक क्रिया का नियम। अगला नियम कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम। थोड़ा कार्य, आंशिक का अर्थ हो गया थोड़ा, आंशिक क्रिया का नियम, थोड़ा कार्य या कम कार्य। आंशिक क्रिया के नियम में थॉर्नडाइक क्या लिखता है? तो इस नियम में है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्रम से सीखा जाना चाहिए। आंशिक क्रिया में थॉर्नडाइक लिखता है कि जब विषय वस्तु का आकार बड़ा होता है, प्रकृति कठिन होती है, तो एक साथ विषय वस्तु को नहीं सीखा जा सकता। तो क्या किया जाए? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा जाए और क्रम से एक एक भाग को सीखा जाए। जैसे अपने तैयारी कर रहे हैं, कोई गाइड लाए 300 पेज की है, 300 पेज की गाइड को एक दिन में नहीं पढ़ सकते। आंशिक क्रिया क्या कहता है कि नियम बना लो रोजाना 10 पेज पढ़ने, रोजाना 10 पेज पढ़ेंगे, 30 दिन में 300 पेज हो जाएंगे। जो विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि किस पर आधारित है? आंशिक क्रिया के नियम। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है? आंशिक क्रिया के नियम पर। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण विधि और अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र। तो देखें, जब विषय वस्तु का आकार बड़ा होता है और प्रकृति कठिन होती है तो विषय वस्तु को
छोटे छोटे भागों में बांट कर। सीखा जाना चाहिए। विश्लेषण विधि इसी नियम पर आधारित है। इसी नियम से संबंधित है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित। हो गया। उसके बाद अपना अगला नियम आएगा सादृश्य अनुक्रिया का नियम, जिसे हम कहेंगे आत्मीकरण का नियम। उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा? आत्मीकरण का नियम रहेगा। चौथा देखें, सादृश्य अनुक्रिया ओब्लिक आत्मीकरण का नियम। सादृश्य अनुक्रिया ओब्लिक आत्मीकरण का नियम। जो सादृश्य अनुक्रिया है या आत्मीकरण का नियम है, इस नियम में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा भी गया था कि अधिगम का वह नियम जो पूर्ण अनुभव और पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आधारित है, कौन सा है? तो वो कौन सा रहेगा? सादृश्य अनुक्रिया का नियम। तो यह नियम बालक के पूर्व अनुभव पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और उसी के आधार पर बालक जीवन में नए ज्ञान को प्राप्त करता है। सादृश्य अनुक्रिया का नियम लिखता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी समस्या आए जैसी समस्या जीवन में पहले भी आ चुकी है, तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो इस नियम में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति के सामने जब कोई ऐसी समस्या आती है जैसी समस्या जीवन में पहले भी आ चुकी है, तो व्यक्ति
उस समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं। अपने पूर्व अनुभव व पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है। फिर अपने पांचवा करेंगे, फिर अधिगम के नियम पूरे हो जाएंगे अपने। उसके बाद अपना अगला नियम कौन सा आता है? पांचवा, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम क्या रहेगा? साहचर्य साथ साथ, स्थानांतरण का अर्थ हो गया बदलाव, साथ साथ बदलाव या साथ साथ परिवर्तन। जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है, इस नियम में उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। किसको? उद्दीपक और अनुक्रिया को। उद्दीपक किसे कहेंगे? कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को या पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपक कहलाती है। उद्दीपक किसे कहेंगे? कोई भी वस्तु या पद जो व्यक्ति को या पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उद्दीपक कहलाती है। अनुक्रिया, अनुक्रिया किसे कहेंगे? निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या पशु जो भी प्रयास व कोशिशें करता है, वे अनुक्रिया कहलाती है। तो थॉर्नडाइक क्या लिखता है कि जब तक व्यक्ति उद्दीपक को प्राप्त नहीं करता है, व्यक्ति अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं करता। तो साहचर्य स्थानांतरण का नियम, इस नियम में उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। इस नियम के अनुसार जब तक व्यक्ति उद्दीपक को प्राप्त नहीं करेगा, व्यक्ति अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं करेगा। अर्थात जब तक हम सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे, हम पढ़ना या तैयारी करना भी बंद नहीं करेंगे। तो साहचर्य स्थानांतरण में लिखें, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया गया है। इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया गया। इस नियम के अनुसार जब तक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त नहीं करता है, व्यक्ति अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं।
तो ये रहेंगे अपने अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम के गौण नियम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चले, अधिगम के नियम प्रतिपादक थॉर्नडाइक। दो प्रकार है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य में 3 है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। गौण में 5 है, बहुप्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, सादृश्य अनुक्रिया और साहचर्य स्थानांतरण। पहला अपना आता है तत्परता का नियम। इसमें इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को महत्व दिया जाता है। जब बालक अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के द्वारा किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो बालक उसे आसानी से सीख जाता है। इस नियम में आंतरिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा को महत्व दिया गया है। सीखने में तत्परता थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत करती है। अभ्यास का नियम, तो इसे परिश्रम का नियम और मेहनत का नियम कहा जाता है। इस नियम में कार्य के दोहराव या पुनरावृत्ति को महत्व दिया जाता है। जब एक ही कार्य को बार बार किया जाता है तो वह कार्य सीख लिया जाता है। अभ्यास का नियम बालक में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों और कुशलताओं को विकसित करता है। यह नियम छोटे बच्चों, मंदबुद्धि बच्चों और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह नियम बालक में रटने की प्रवृत्ति को पैदा करता है। इस नियम को 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति बार बार करता है, अतः वे कार्य सीख लिए जाते हैं। अनुपयोग का नियम, जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में नहीं सीखता। प्रभाव का नियम, इसे पुरस्कार और दंड का नियम कहा जाता है। पुरस्कार और दंड का बार बार अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। यह नियम वीर पूजा या आदर्श के निर्धारण में उपयोगी है। बालकों की रुचियों और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। बालकों के स्वयंगों के नियंत्रण में सहायता करता है। इस नियम को 2 भागों में बांटा गया है। संतोष का नियम, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में बार बार करता है। असंतोष का नियम, जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को दुख, दर्द, कष्ट और असंतोष मिलता है उन कार्यों को व्यक्ति जीवन में दोबारा नहीं करता। गौण नियम, पहला बहुअनुक्रिया या बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, तो इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों को महत्व दिया गया है। जब बालक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और मानसिक शक्तियों के प्रयोग के आधार पर किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो बालक उसे आसानी से सीख सकता है। आंशिक क्रिया का नियम, जब विषय वस्तु का आकार बड़ा होता है और प्रकृति कठिन होती है तो विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखा जाए। विश्लेषण विधि इसी पर आधारित है। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र भी इसी पर आधारित है। सादृश्य अनुक्रिया या आत्मीकरण का नियम, तो इस नियम में पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति के सामने जब कोई ऐसी समस्या आती है जैसी समस्या जीवन में पहले भी आ चुकी है तो व्यक्ति उस समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर कर लेता है। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, इस नियम में उद्दीपक और अनुक्रिया को महत्व दिया गया है। इस नियम के अनुसार जब तक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त नहीं करता है व्यक्ति अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। कल अपना टॉपिक रहेगा रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, छोटे छोटे हैं। कल अपना वही टॉपिक रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।